महफ़िल उर्दू यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर हम आपका इस्तकबाल करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। साथियों, जैसा कि कल हमने यूटेट पेपर फर्स्ट और सेकंड के लिए आपकी ऑनलाइन क्लास ली थी और आज ये दूसरी क्लास है। कल आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, कई सौ साथी हमारे साथ जुड़े और उन्होंने फ़ोन करके भी बताया कि क्लास उनको कैसी लगी और उन्हीं की ये भी फरमाइश थी कि आगे भी इस क्लास को जारी रखा जाए और उर्दू की और हिंदी की मुकम्मल तैयारी कराई जाए। तो चलिए, आज हमारी दूसरी क्लास है। उम्मीद करते हैं कल आपने क्लास देखी होगी और आपको अच्छी लगी होगी। तो आज हम जो आपका पेपर सॉल्व कराने वाले हैं वो भी एक PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और ये UTT 2024 का सेकंड पेपर है। अब देखिए, जो आपके सामने है वो है सेट सी। कौन सा है? सेट सी जी। तो लैंग्वेज में क्या होता है कि फ़र्स्ट या सेकंड पेपर की लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, क्योंकि फैक्ट जो आपके होते हैं वो हमेशा एक ही रहते हैं, कभी फैक्ट बदले नहीं जाते। जैसे अगर गालिब का जो पैदाइश का साल है वो 1797 है, तो वो हमेशा वही रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं वो हमेशा एक ही रहती हैं और कभी बदलती नहीं है। चलिए, आपके सामने उर्दू का सवालनामा है, द्वितीय भाषा उर्दू के रूप में होती है और पहला सवाल आपका है मुसद्दस वो नज़्म है जिसके हरबंद में, तो आपसे मुसद्दस के बारे में पूछा गया है। पहले आप सवाल गौर से पढ़िए। सवाल में पूछा गया है जी, मुसद्दस वो नज़्म है जिसके हरबंद में मिसरे होते हैं। कितने मिसरे होते हैं ये आपसे पूछा गया है। देखिए, उर्दू जो नज़्म होती है उसमें कई तरह की नज़में होती हैं और उनकी पहचान उनके मिसरों से होती है। कुछ नज़में ऐसी होती हैं जिनमें 6 मिसरे होते हैं, कुछ में ऐसी होती हैं जिनमें 7 होते हैं, 8 मिसरों वाली नज़्म भी होती है, 3 वाली भी होती है, 4 वाली भी होती है। चलिए बताइए अगर आपको पता है तो। ऑप्शन ए है 6 मिसरे, ऑप्शन बी है 7 मिसरे और ऑप्शन सी है 8 मिसरे और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अब आपको ये तो पता होगा कि मिसरा किसे कहते हैं गालिबन। अगर आपको अभी तक ये भी नहीं पता कि मिसरा किसे कहते हैं तो आप जान लीजिए, उर्दू का जो शेर होता है वो 2 लाइनों पर मुश्तमिल होता है। उर्दू के शेर में 2 लाइनें होती हैं और उनमें से पहली लाइन को हम पहला मिसरा कहते हैं, दूसरी लाइन को दूसरा मिसरा कहते हैं और 2 मिसरे मिलके एक शेर बनता है। लेकिन यहाँ आपका सवाल है कि मुसद्दस नज़्म के अंदर कितने मिसरे होते हैं जी। तो इसका सही जवाब होगा, मुसद्दस में कितने मिसरे होते हैं? 6 मिसरे होते हैं। कितने होते हैं? 6। तो ये तो आपका जवाब हो गया। लेकिन अब यहाँ साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि जो और इन्होंने ऑप्शन दिए हैं उनमें क्या क्या हैं जी। इसी तरह देखिए, मैं आपको तफसील से बता दूँ। जो 2 मिसरे वाली होती है जो 3 मिसरे वाली होती है उसको मुसल्लस कहते हैं। जो 4 मिसरे वाली होती है उसको मुरब्बा कहते हैं। जो 5 मिसरे वाली होती है नज़्म उसको मुखम्मस कहते हैं और जो 6 वाली होती है उसको मुसद्दस कहते हैं। जो 7 वाली होती है उसको मुसब्बा कहते हैं और जो 8 वाली होती है उसको मुसम्मन या मुसमन कहते हैं और जो 9 वाली होती है उसको मुतस्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुतस्सा। और जो 10 वाली होती है उसको मुअश्शर कहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि 1 मिसरे वाली कोई नज़्म होती नहीं है और 2 मिसरों को एक शेर कहते हैं और 2 से ऊपर मैंने आपको पूरा समझा दिया है। ठीक है, तो इनको अगर आप याद कर लेंगे कभी भूलेंगे नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आपका है सवाल नंबर 62, खाकानी हिंद। ठीक है, अब देखिए, जो कल सवाल हमने आपको पढ़ाया था वही आज आ गया है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि खाकानी हिंद का खिताब किस शायर को मिला है जी। सवाल नंबर 2 में खाकानी हिंद का खिताब किस शायर को मिला है, बताइए जल्दी से। ऑप्शन ए में है आपका सौदा, ऑप्शन बी में है मीर, ऑप्शन सी में है गालिब और ऑप्शन डी में है ज़ौक़ जी। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए जी, बिल्कुल सही। खाकानी हिंद का खिताब मिला था शेख इब्राहिम ज़ौक़ को। अब देखिए, कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब किस के दरबार से मिला। तो किसके दरबार से मिला? अगर पूछा जाए किसके दरबार से मिला तो आएगा बहादुर शाह ज़फ़र। क्या आएगा? बहादुर शाह ज़फ़र।
और अगर ये पूछ लिया जाए कि किसने दिया, तो दिया था जी अकबर शाह सानी ने। किसने दिया था? अकबर शाह सानी। ये कौन थे? ये बहादुर शाह ज़फ़र से पहले बादशाह थे और इन्होंने ही शेख इब्राहिम ज़ोक को खाक़ानी हिंद का ख़िताब दिया था। और किस बात पे दिया था? इन्होंने कई ज़बानों में एक कसीदा मतलब एक कसीदा उनकी खिदमत में पेश किया और वो ऐसा था कि उसके अलग अलग अशार अलग अलग ज़बानों में थे। ठीक है। अच्छा, कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद कौन हैं? तो बहादुर शाह ज़फ़र के कई उस्ताद हैं, जिनमें से एक शेख इब्राहिम ज़ोक भी हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 3। प्रेमचंद का कौन सा अफसानवी मजमुआ ज़ब्त कर लिया गया था? अब देखिए, ये सवाल भी हमने आपको कल बता दिया था, हालांकि आपके पेपर में नहीं था, लेकिन हमने आपको ये सवाल बता दिया था। और इसीलिए हम कहते हैं कि हम सिर्फ आपके 30 सवाल हल नहीं कराते, बल्कि सैकड़ों सवाल हम आपके उसी 30 सवालों के अंदर से हल करा देते हैं। कल हमने आपको प्रेमचंद के बारे में बताते हुए ये भी बताया था कि प्रेमचंद का एक अफसाना अंग्रेज़ों ने ज़ब्त कर लिया था। ठीक है जी, वो कौन सा था बताइए आप, आपको पता चल ही गया होगा। ऑप्शन ए में है वारदात, ऑप्शन बी में है सोज़े वतन, ऑप्शन सी में है आखिरी तोहफ़ा और ऑप्शन डी में है प्रेम पचीसी। जी जल्दी से बताइए। चलिए, सवाल नंबर 63 का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सोज़े वतन। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अब सवाल नंबर 4 यानी कि सवाल नंबर 64 आपकी स्क्रीन पे है और आपसे पूछा गया है कि उमराव जान अदा नावल में किस इलाके की निशानदही मिलती है? उमराव जान अदा एक बहुत मशहूर नावल है, उसके बारे में पूछा गया है कि वो उसमें किस इलाके की निशानदही मिलती है। तो ऑप्शन ए में आपके पास है मद्रास, जिसको हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, ऑप्शन बी में है दक्कन, ऑप्शन सी में है दिल्ली और ऑप्शन डी में है आपका लखनऊ। तो बताइए जी, इसका सही ऑप्शन तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लखनऊ। लेकिन अब आप इसके बारे में कई और चीज़ें हैं वो भी जान लीजिएगा जी। एक तो आप ये जान लीजिए कि उमराव जान अदा किसका नावल है। तो कल भी हमने आपको बताया था, एक बहुत बड़े नावल निगार हैं इम्तियाज़ अली ताज। क्या नाम है उनका? इम्तियाज़ अली ताज, उनका ही नावल है। कब लिखा गया ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह कई बार पूछा जाता है कि अमीरन, ठीक है, या उमराव जान अदा किस नावल की किरदार है, तो वो भी किसकी है? उमराव जान अदा की ही किरदार है। ये बहुत मशहूर चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत आपके काम आने वाली भी हैं। चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, सवाल नंबर 5 यानी कि सवाल नंबर 65। उर्दू किस लिसानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? जी बताइए। ऑप्शन ए में आपके पास हिंद आर्याई, ऑप्शन बी में है द्राविड़ी, ऑप्शन सी में है आस्ट्रकी और ऑप्शन डी में है आपका सामी। अगर आपको पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए जी। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हिंद आर्याई। ठीक है, और हिंद आर्याई की एक शाख से ही क्या निकली है? उर्दू निकली है जी। चलिए अगला सवाल आपके पास एक शेर दिया गया है और आपसे उसके बारे में पूछा गया है। तो सवाल क्या है, सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 66 यानी कि 6, ये शेर है, प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फरात की। अब इसमें पूछा गया है कि इस शेर में कौन सी सनात है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है 4। पहला है इस्तियारा, दूसरा है हुस्न तालील और चौथा है लफ़्ज़ नश्र मुरत्तब और डी ऑप्शन है आपके पास लफ़्ज़ नश्र गैर मुरत्तब। जी बताइए जल्दी से। 66। सबसे पहले तो आप जान लीजिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन इसके बाद आप ये भी जान लीजिएगा, इस्तारा किसको कहते हैं, लफ़्ज़ नश्र मुरत्तब किसको कहते हैं, लफ़्ज़ नश्र गैर मुरत्तब किसको कहते हैं, क्योंकि हो सकता है अगले किसी पेपर में आपसे ये पूछ लिया जाए, है ना। तो हुस्न तालील दरअसल उस वाली सिनात को कहते हैं कि किसी शेर में जब किसी काम के होने की कोई ऐसी वजह बयान की जाए जो दर हकीकत उसकी सही वजह नहीं थी। अब देखिए इस शेर को जब आप पढ़ेंगे तो क्या कहा गया है, प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फरात की। अब देखिए क्या साहिल से यानी किनारे से कभी उसकी मौजें सर पटक सकती हैं, क्योंकि उनका तो सर होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि किनारे से बार बार आकर के लहरें टकराती रहती हैं।
तो यहाँ शायर ने बड़ी खूबसूरती से एक बात कही है और ऐसी वजह बयान की है। क्या वजह बयान की है? क्योंकि ये एक मरसिये से लिया गया शेर है और इसमें क्या कहा गया है कि करबला के मैदान में जब कई दिनों से, कई रातों से हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़ौजें प्यासी थी और उनको पानी नहीं मिल रहा था, तो तब साहिल क्या कर रहा था, यानी कि मौजें क्या कर रही थी, साहिल से, किनारे से अपना सर पटक पटक के मार रही थी कि उनको पानी क्यों नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो शायर ने एक ऐसी इल्लत, एक ऐसी वजह बयान की जो दरअसल नहीं थी। तो जब शेर के अंदर कोई ऐसी वजह बयान की जाए जो दरअसल नहीं है और शायर ने उसके बारे में बताया तो वो हुस्न तालील कहलाता है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। अगला आपकी स्क्रीन पर सवाल है कि कलाम में ऐसी बात कही जाए जो अक़ल और आदत के ख़िलाफ़ हो तो उसको क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन 4 हैं। ए तज़ाद, बी तजनीस, सी गुलू और डी मुबालगा। ठीक है जी, बताइए जल्दी से। पूछा जा रहा है कि किसी कलाम में या किसी बात में, किसी शायर वगैरह में जब कोई ऐसी बात कही जाए जो अक़ल और आदत के ख़िलाफ़ हो तो उसको क्या कहते हैं? बताइए जल्दी से। इसका सही ऑप्शन तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुलू। अब आप इनको भी समझ लीजिए। देखिए, तज़ाद के माना होते हैं विलोम, यानी कि उल्टा। अगर किसी शेर में दो चीज़ें आ रही हो, रात और दिन, रात और दिन, या कुछ भी ऐसी चीज़ आ रही हो जो आपस में एक दूसरे की क्या हो, विलोम हो, एक दूसरे के लिए उल्टा हो, रोशनी अंधेरा, दिन रात, सफ़ेद काला, कुछ भी हो सकता है, तो वो तज़ाद कहलाता है। और तजनीस कहलाता है, तजनीस की कई सारी किस्में हैं, अगर हम यहाँ बात करेंगे तो बात लंबी हो जाएगी। तो गुलू को समझ लीजिए। गुलू किसको कहते हैं? जब हम किसी की तारीफ़ में या किसी की बुराई में कोई ऐसी बात कह देते हैं जो मुमकिन ही नहीं होती। ठीक है, जो मुमकिन ही नहीं होती तो उसको क्या कहते हैं? गुलू कहते हैं जी। अब इसकी मिसाल देख लीजिए। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे घर कल एक शेर आया और वो हमारी फैमिली के साथ बैठा, उसने खाना खाया और वो चला गया, तो ये बात क्या मुमकिन है? जी नहीं, ये मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि शेर एक दरिंदा है, उसका काम है लोगों को या इंसानों को, जो भी उसके सामने है उसको चीर फाड़ कर देना। तो ऐसा तो हो सकता है कि शेर आया और चला गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो फैमिली के साथ बैठा, उसने खाना वाना खाया और फिर सलाम करके चला गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? गुलू हो जाता है। ठीक है, और मुबालगा कहते हैं किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए सबसे बेहतर जो ऑप्शन है वो है गुलू, सी जी। चलिए, सवाल नंबर 68 आपकी स्क्रीन पर है और यहाँ से आपको पूछा जा रहा है कि माहरुख किस मसनवी का किरदार है? अब ये क्या है? माहरुख परी, एक परी का नाम था। ऑप्शन आपके पास है गुलजार नसीम, बी में है ज़हर इश्क और सी में है सहरुल बयान और डी में है गुलशन इश्क। देखिए, जब भी इस तरह के सवालात आते हैं तो उसके लिए आपको मसनवियाँ या फिर जो भी सिलेबस में चीज़ें हैं वो पढ़नी पड़ेगी। लेकिन खैर, यहाँ आप PYQ सोल्व कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि माहरुख परी का जो किरदार है वो है आपका सहरुल बयान में। सहरुल बयान एक बहुत मशहूर मसनवी है। अब ये मसनवी किसकी है, ये भी आपके पास सवाल आ सकता है। हो सकता है अगले पेपर में ये आ जाए कि मसनवी सहरुल बयान किसने लिखी है, तो ये लिखी है मीर हसन ने। किसने लिखी है? मीर हसन ने। ठीक है, अब ये कब लिखी गई, ये भी सवाल आ सकता है, तो ये भी आप देख लीजिए। ठीक है, तो मीर हसन से जुड़े हुए सवाल भी आ सकते हैं। चलिए खैर, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल आपका है सवाल नंबर 69, यानी कि सवाल नंबर 9, और पूछा गया है मौलवी मोहम्मद बाकर के अखबार का नाम क्या है? मौलवी मोहम्मद बाकर कौन है? जी, आपको ये पता होना चाहिए। मौलवी मोहम्मद बाकर उर्दू के बहुत मशहूर राइटर और इंशा परदाज मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वारिद साहब, यानी उनके पिताजी का नाम है। ठीक है, तो ये दिल्ली के रहने वाले थे और इन्होंने एक अखबार निकाला और वो उर्दू का सबसे पहला अखबार भी माना जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में पूछा गया है आपसे कि उनका कौन सा अखबार था। ऑप्शन आपके पास है ऑप्शन नंबर ए हमदर्द, ऑप्शन बी है दिल्ली उर्दू अखबार, ऑप्शन सी है अल हिलाल और ऑप्शन डी है इनकलाब। ठीक है जी, बताइए अगर आपको पता है तो। अगर आपको नहीं पता तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, ये तो हो गया है। अब आपको ये जो 3 है ना, और ये जो 3 बचे हुए हैं, ये वाला है और सी और डी, ये भी अखबार हैं। हो सकता है अगली बार इनके बारे में पूछ लिया जाए, तो आपको
इनका भी पता होना चाहिए। देखिए ऑप्शन सी में जो आपके पास है ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ज़रिए से निकाला गया अखबार। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 2 अखबार निकाले थे, एक का नाम था अल हिलाल और एक का था अल बलाग। ठीक है, तो इसी तरह हमदर्द अखबार के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कहाँ से निकला, कब निकला, तो इनके बारे में भी आप ज़रा पता कर लीजिए। ठीक है, आप कमेंट में बताइए कि इनकलाब और हमदर्द किसके अखबार थे। चलिए मैं इंतज़ार करूँगा। चलिए अगला आपका जो सवाल है, सवाल नंबर 10, उसमें पूछा गया है कि शेर के तोलने के अमल को क्या कहते हैं। शेर के तोलने के अमल को क्या कहते हैं। देखिए आप जब भी पेपर को सॉल्व करते हैं ना, तो सबसे पहले तो होता है कि पेपर में सवाल के अंदर क्या पूछा गया है। अगर आपको सवाल ही समझ नहीं आएगा तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ आपसे पूछा गया है कि शेर के तोलने के अमल को क्या कहते हैं। हर चीज़ का एक तोलने का या उसको जांचने का पैमाना होता है ना। जिस तरह हम अनाज को तोलते हैं किससे, बट्टे से तोलते हैं, 1 किलो 2 किलो का जो बाट होता है उससे तोलते हैं। वैसे ही जब हम दूध को नापते हैं तो कैसे नापते हैं, लीटर से नापते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ही शेर को जब हम नापते हैं, तोलते हैं, यानी कि उसका क्या करते हैं, उसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाते हैं, तो उसको तोलना कहते हैं। तो किस में तोलते हैं बताइए। आपके पास ऑप्शन 4 हैं। ए में है तख्तिया, बी में है तिलमिया और सी में है ज़िहाफ़ और डी में है तिलमिया। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा सही हो जाएगा। जी, सवाल नंबर का 10 का यानी कि सवाल नंबर 70 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तख्तिया। तो शेर के तोलने को, उसकी अहमियत के जानने के जो लवाजिमात हैं उसको कहते हैं तख्तिया। ठीक है, तख्ती करते हैं, तख्ती कहते हैं। ये वो वाली तख्ती नहीं होती, एक तख्ती होती है लिखने वाली, जिस पे पहले ज़माने में छोटे बच्चे लिखा करते हैं, उसको तख्ती बोलते हैं। और ये है तख्तिया। इसका मतलब होता है कि शेर के टुकड़े टुकड़े करके अलग अलग उसके अरकान को जानना। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल आपके सामने है और सवाल नंबर 71 ये है, जो कि आपका सवाल नंबर 11 है। आपसे पूछा गया है कि प्रेमचंद का कौन सा नावल अधूरा रह गया था। आपके पास ऑप्शन 4 हैं। नंबर ए में है गबन, बी में है मंगलसूत्र और सी में है गोदान और डी में है आपका जी निर्मला। तो बताइए, प्रेमचंद का एक नावल सबसे शुरू का था जो अधूरा रह गया था, और एक नावल सबसे बाद का भी था जो अधूरा रह गया था। इनकी ज़िंदगी का पहला और आखिरी नावल दोनों अधूरे हैं। अब यहाँ पूछा गया है आपसे कि इनका सबसे आखिरी नावल कौन सा है जो अधूरा रह गया था। जी बताइए। चलिए सवाल नंबर 71 यानी 11 का आपका सही उत्तर हो जाएगा मंगलसूत्र। ठीक है, ये मंगलसूत्र कब लिखा गया है, कभी कभी ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये इनकी मौत से पहले उन्होंने 1936 में तकरीबन ये लिखना शुरू किया था, या 1936 में ये इसको लिख रहे थे, लिखना पहले शुरू कर दिया था। ठीक है जी। अच्छा, गबन क्या है? गबन भी इन्हीं की एक नावल का नाम है और गोदान भी इनका नावल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल आपके सामने है, सवाल नंबर 12 यानी 72, झींगर का जनाजा। झींगर का जनाजा किसका इंशाइया है? आपके पास ऑप्शन 4 हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी, जी रशीद अहमद सिद्दीकी, और सी में है पतरस बुखारी और डी में सज्जाद हैदर यल्तरम। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, कई सारे बच्चों ने दिया है, सही जवाब हो जाएगा ए, ख्वाजा हसन निज़ामी, झींगर का जनाजा। अब देखिए, रशीद अहमद सिद्दीकी, पतरस बुखारी और सज्जाद हैदर यल्तरम, ये भी क्या है? इंशाइया निगार है। आप इनके भी इंशाइयों के नाम याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है अगली बार इनके इंशाइये पूछ लिए जाएं। हाँ तो दोस्तों, अभी अगर आपने शेयर नहीं किया है इस वीडियो को तो कर दीजिए, और लाइक का बटन तो आपने शायद दबाया ही नहीं अभी तक। चलिए सवाल नंबर 73 आपके सामने है, 73, जो कि हमारा सवाल नंबर 13 है। पूछ रहा है आपसे, भारत रत्न के एजाज़ से किस अदीब को नवाजा गया? देखिए, भारत रत्न क्या होता है? एक बहुत बड़ा एजाज़ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उससे वो किसको मिला है? ए में है काजी अब्दुल सत्तार, बी में है कुर्रतुल ऐन हैदर और सी में है राजेंद्र सिंह बेदी और डी में है अबुल कलाम आज़ाद। जी बताइए। 73, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर आपसे इसी सवाल के अंदर पूछ लिया जाए कि साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको दिया गया था, तो बताइए आप जानते हैं किसको दिया गया था? चलिए, उसका सही जवाब हो जाएगा कुर्रतुल ऐन हैदर, साहित्य अकेडमी का। लेकिन इसी सवाल का जो हम जवाब जान रहे हैं, भारत रत्न किसको दिया गया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को दिया गया था। ठीक है, चलिए खैर।
अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 74 आपकी स्क्रीन पर है और पूछा गया है कि पंडित ब्रज नारायण चकविस्त कहाँ पैदा हुए। बताइए, बहुत फेमस सवाल है, बहुत सारे इम्तहान में आपको इससे सामना करना पड़ेगा। ऑप्शन ए में है फैज़ाबाद, बी में है रायबरेली, सी में है लखनऊ और डी में है इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम अब क्या कर दिया गया है? इलाहाबाद का नाम अब प्रयागराज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। जी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सवाल नंबर 74 का आपका ए, यानी कि फैज़ाबाद। अब मैं आपसे यहाँ अगर पूछूं कि और ऐसे अदीब या शायर कौन कौन से हैं जिनकी पैदाइश फैज़ाबाद में हुई, तो कभी कभी सवाल में ये भी पूछ लिया जाता है। चलिए, अगला सवाल आता है आपका सवाल नंबर 75 जो आपकी स्क्रीन पर है और आपसे पूछा जा रहा है वो फ़ैल जो किसी पर असर ना डाले बल्कि किसी असर को साबित करे, उस फ़ैल को क्या कहते हैं। अब ये फ़ैल क्या होता है, देखिए अगर आप नहीं समझ पा रहे, फ़ैल किसको बोलते हैं? वर्ब को बोलते हैं। किसको? वर्ब को। जी, ऑप्शन ए में है आपका फ़ैल लाजिम, ऑप्शन बी में है फ़ैल मुताद्दी, ऑप्शन सी में है फ़ैल नाक़िस और ऑप्शन डी में है आपका फ़ैल अम्र। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन में दिए गए हैं। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सबसे इसके लिए बेस्ट है। जी, चलिए खैर, ऑप्शन इसका सवाल नंबर 15 यानी 75 का आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा फ़ैल नाक़िस। चलिए, अब आते हैं जल्दी से सवाल की तरफ बढ़ते हैं और आपके सामने है सवाल नंबर आपका 76। लेकिन यहाँ क्या है कि 15 सवाल आपके हो चुके हैं और यहाँ से शुरू होती है आपकी पेडागोजी और आपकी जो टीचिंग से रिलेटेड सवाल थे वो अब यहाँ आपको देने होंगे। एक इक़्तिबास आपको दिया जाएगा, उसमें से आपको पढ़ना है और उससे जवाब देने हैं। जी, हिदायत। दर्ज झेल कहते हैं निम्नलिखित को। इक़्तिबास को गौर से पढ़िए और सवालात 76 ता 79 के जवाबात के लिए सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ठीक है, यानी ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित जो इबारत है उसको पढ़िए और उसी में से जो बेहतर जवाब हो वो छांट कर दीजिए। चलिए, इसका तरीका हमने आपको बताया था। सबसे पहले आप सवाल पे नज़र डालेंगे, उसके बाद इबारत को पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जी, तो मैं इबारत पढ़ देता हूँ। इबारत ये है, ये फ़कीर 14 बरस की उम्र तक बेगमात और खवासों में पला क्या और खेला कूदा क्या। चचा की बेटी से शादी की खबर सुनकर शाद था और इस उम्मीद पर बेफिक्र रहता और दिल में कहता कि अब कोई दिन में बादशाहत भी हाथ लगेगी और कद खुदाई भी होगी। देखिए, कद खुदाई एक शायद आपने अभी तक ये कोई शब्द ना सुना हो, इसके माने हैं शादी के। कद खुदाई के माने क्या है? शादी। ठीक है जी। दुनिया बउम्मीद कायम है। एक हबशी मुबारक नाम के वालिद मरहूम की खिदमत में तरबियत हुआ था। ठीक है, तरबियत हुआ था और उसका बड़ा एतबार था और साहिब शऊर और नमक हलाल था। मैं अक्सर उसके नज़दीक जा बैठता, वो भी मुझे बहुत प्यार करता और मेरी जवानी देखकर खुश होता और कहता कि अल्हम्दुलिल्लाह ए शहज़ादे, अब तुम जवान हुए, इंशाअल्लाह ताला अनकरीब तुम्हारा अम्मू ज़िल्ले सुबहानी की नसीहत पर अमल करेगा। अब देखिए, यहाँ आपने शायद अम्मू पहली बार सुना होगा। अम्मू कहते हैं चचा को। ठीक है, अम्मू किसको कहते हैं? चचा को। और ज़िल्ले सुबहानी कहते हैं बादशाह को। ठीक है, चलिए, अपनी बेटी और तुम्हारे वालिद का तख्त तुम्हें देगा। अब आपको ये जो इबारत है ना, इसी में से ही सवालात आएंगे और उसमें से आपको क्या करना है? छांटना है। जी, चलिए खैर, अभी जल्दी से हम देख लेते हैं सवाल नंबर 76। फ़कीर कितनी उम्र तक बेगमात और खवासों के दरमियान पला? आपने देख ही लिया होगा ऑप्शन में क्या है, बताइए जल्दी से कमेंट करके। अब ये तो मुश्किल नहीं है ना, आप इनमें भी अगर नहीं जवाब देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, बताइए जी। सवाल नंबर 76 का सही ऑप्शन क्या होगा बताइए? तो सवाल नंबर 76 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 साल। चलिए, सवाल नंबर 77 में पूछा गया है कि चचा की बेटी की शादी किससे हुई? बताइए किससे हुई? जी, इसका हो जाएगा सही जवाब फ़कीर। इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे आपके, क्योंकि ये इबारत में से आप पढ़ के निकाल सकते हैं। सवाल नंबर 78 का, जी,
फ़कीर अक्सर किसके नज़दीक जाकर बैठता था? ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें जल्दी से जवाब दीजिए। तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुबारक के पास। जी चलिए, आगे आता है आपका सवाल नंबर 79, और इसमें आपसे पूछा गया है कि साहिब शऊर और नमक हलाल कौन था? बताइए कौन था? ऑप्शन ए में है फ़कीर, ऑप्शन बी में चचा, ऑप्शन सी में मुबारक और ऑप्शन डी में शहज़ादा। तो बताइए, 79 का आपका सी सही हो जाएगा। कौन है? मुबारक। और ये अगर आपने पढ़ा हो तो ये किससे लिया गया है? मीर अमन की बाग़ बहार से ये इक़्तिबास लिया गया है। चलिए, तो 80 में से 80 सवाल नंबर आपसे पूछ रहा है कि तदरीस के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले वसाइल और उसूल और ज़वाबित को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में आपके, ये देखिए ये थोड़ा सोचने वाला सवाल है आपका, ये आपके टीचिंग अप्रोच से लिया गया सवाल है। अगर आप टीचर हैं तो आप बड़ी आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। क्या पूछ रहे हैं? तदरीस के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले वसाइल और उसूल व ज़वाबित को क्या कहते हैं? जी, ए में है तदरीसी तकनीक, बी में है तकनीकी अमल और सी में है तनकीदी अमल और डी में है कवाइद। ठीक है जी, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। जी चलिए आगे चलते हैं। ऑप्शन सवाल नंबर 81 यानी कि सवाल नंबर 21 में आपसे पूछा गया है कि दर्जे में दर्स देते वक्त, दर्जा मतलब क्लास में दर्स देते वक्त किन वसाइल और महारतों का इस्तेमाल गैर ज़रूरी है? बताइए। ऑप्शन ए में है मुहर्रिकात और तरगीबात पैदा करना, सरगर्मियाँ अंजाम देना, या फिर गैर ज़रूरी बातें करना, और या फिर दिलचस्पी पैदा करना। जी, क्या पूछा गया है? गैर ज़रूरी पूछा गया है। ठीक है, गैर ज़रूरी जब इस तरह के आते हैं तो इनको आप गौर से पढ़ लिया कीजिए, यानी कि कौन सी चीज़ इनमें ऐसी है जो ज़रूरी नहीं है। सवाल नंबर 81। जी, तो सवाल नंबर 81 में क्या ज़रूरी नहीं है? ऑप्शन सी, यानी कि गैर ज़रूरी बातें करना ज़रूरी नहीं है। बाकी इसके अलावा तीनों ऑप्शन जो हैं वो ज़रूरी हैं। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और अगले सवाल में आपसे पूछा गया है कि तदरीस के दौरान तलबा से सवालात करने के क्या मकासद होते हैं? जब आप पढ़ाते हैं तो बीच बीच में सवाल पूछते हैं ना बच्चों से, उनके क्या मकसद होते हैं, वही पूछा गया है। ऑप्शन ए में है तदरीस को मौसर बनाना, ऑप्शन बी में है तलबा को तदरीस में मसरूफ़ रखना, और ऑप्शन सी में है तलबा के क़ुव्वत मुतख़य्यला को फ़रोग़ देना, ऑप्शन सी में डी में है इनमें से सभी मकासद ज़रूरी हैं। देखिए, कल भी ये सवाल आया था, और एक चीज़ मैं यहाँ आपको बता दूँ, अगर किसी ऑप्शन में इनमें से या उपरोक्त सभी या ऑल अबव, ठीक है, इस तरह के चीज़ें आती हैं ना कि ऊपर के सभी सही है, तो एक बार आप उनको गौर से देख लिया कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सारी चीज़ें सही हैं। चलिए, सवाल नंबर 83 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से पढ़िए और जवाब दीजिए क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है। तो तदरीस के लिए किस उसूल को अमल में लाना चाहिए? क्या पूछा है आपसे? तदरीस के लिए किस उसूल को अमल में लाना चाहिए? आपके पास ऑप्शन है ए मुश्किल से आसान की तरफ, बी है आसान से मुश्किल की तरफ, सी है आम से ख़ास की तरफ, और डी है जुज़ से कुल की तरफ। ठीक है, तो जल्दी से जवाब दीजिए। जी, जब आप पढ़ाते हैं तो आप क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले आप क्या बताएंगे बच्चों को? कोई आसान सवाल पूछेंगे जिससे वो उनका डर भी ख़त्म हो जाता है और उनके अंदर एक हौसला पैदा होता है कि हाँ, मैं भी सही जवाब दे सकता हूँ। तो क्या करेंगे आप? जी बताइए जल्दी से। अब तो मैंने आपको हिंट भी दे दिया है। आप क्या करेंगे? आसान से मुश्किल की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि पहले आसान सवाल पूछेंगे, फिर थोड़ा मुश्किल पूछेंगे, फिर मुश्किल की तरफ आप जाते चले जाएंगे। चलिए, सवाल नंबर 84 में आपसे पूछा गया है कि रिवायती तरीक़े तदरीस के मुताल्लिक़ आपकी क्या राय है? रिवायती कहते हैं जो पहले से चला रहा है, ओल्ड टीचिंग मेथड जिसको हम बोलते हैं। उसमें क्या होता था कि टीचर होता था, टीचर क्लास में आया और उसने आकर के लेक्चर देना शुरू किया, और बच्चे कुछ समझे या नहीं समझे, लेकिन उसने अपना काम ख़त्म किया और चला गया। ये था ओल्ड तरीक़ा तदरीस, पुराना तरीक़ा तदरीस, जिसको हम रिवायती तरीक़ा तदरीस भी कहते हैं। ठीक है, तो आप बताइए, आपकी नज़र में, आपकी राय में क्या था वो? यही सबसे उम्दा तरीक़ा है? यह तरीक़ा फ़ौत हो गया है? इसी तरीक़े पर जदीद तालीम दी जाती है, या फिर इसी तरीक़े तदरीस में अमल और तजर्बात का ज़रिया बनाया जाता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो 84 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो रिवायती तरीका था वो अब ख़त्म हो गया है। अब जो स्टूडेंट होता है वो सिर्फ एक बच्चा नहीं होता, बल्कि वो भी क्लास के अंदर एक पार्ट होता है, और वो भी क्या करता है, सीखने सिखाने के अमल में पूरी तरह से हिस्सा लेता है। ठीक है जी, चलिए आगे है अगला हमारा जो सवाल है। बस आप ज़्यादा मत घबराइए, क्लास थोड़ी लंबी ज़रूर हो गई है, बस ख़त्म होने वाली है जी। तो सवाल नंबर 85 में पूछा गया आपसे, ऐसा मुताला जो किसी शख्स या मौलिम की निगरानी में किया जाए उसे क्या कहते हैं? बताइए। ऑप्शन ए में है आज़ाद मुताला, ऑप्शन बी में है घरेलू मुताला, ऑप्शन सी में है निगरान मुताला, या फिर आपकी ऑप्शन डी में है तदरीसी मुताला। जी जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या है, क्या सही हो जाएगा सवाल नंबर 85 का? जी तो यहाँ सवाल नंबर 85 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि निगरान मुताला उसको कहते हैं जो किसी की निगरानी में किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 86 आपसे पूछता है कि ऐसी तदरीस जो एक फ़र्द की नशो नुमा के लिए हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि ऐसी स्टडी जो सिर्फ एक बच्चे पे या एक इंसान पे फोकस करके किसी को पढ़ाया गया हो तो उसको क्या कहते हैं? बताइए। ऑप्शन आपके पास है मनसूबाती तदरीस, ऑप्शन बी में है इनफिरादी तदरीस, ऑप्शन सी में है मसाइली तदरीस, ऑप्शन डी में है रिवायती तदरीस। तो बताइए जल्दी से एकदम। हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए पहले। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 86 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी सही, क्या? इनफिरादी तदरीस। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और ये 4 सवाल ऐसे हैं जिनके लिए आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, वहाँ से आपको पढ़ना है और बताना है। जल्दी से मैं पढ़ लेता हूँ। क्या है? इल्मुल हैवानात का एक आलिम किसी अजायब खाने में जाता है, वहाँ एक शेर कटहरे में बंद है। ये आलिम शेर के एक एक आज़्व को इल्मी हैसियत से देखता है और इल्मी तरीक़े से किसी मजमे के सामने शेर पर लेक्चर देता है। ये साइंस, तारीख़ या वाक़या निगारी है। शायरी के इक़साम में एक किस्म वाक़या निगारी है, यानी शायर ख़ारजी वाक़यात की तस्वीर खींचता है, लेकिन उस हैसियत से नहीं कि फ़ी नफ्सी ही क्या हैं, बल्कि इस हैसियत से कि वो हमारे जज्बात पर क्या असर डालते हैं। शायर इन अशिया के सादा खद्दो खाल की तस्वीरें खींचता, बल्कि उनमें क़ुव्वत मुतख़य्यला का रंग भरता है ताकि मुअस्सिर बन जाए। तो ये आपका पैराग्राफ था, आप जल्दी से इनके जवाब दे दीजिए। मतन में क़ुव्वत तख़य्युल का रंग कौन भरता है? देखिए, मतन में क़ुव्वत तख़य्युल का रंग कौन भरता है? सबसे बाद में देखिए, सबसे बाद में यहाँ से यहाँ तक इसका जवाब हो जाएगा। कहाँ से? यहाँ से लेके और यहाँ तक इसका जवाब हो जाएगा। ठीक, कौन भरता है? शायर भरता है। इसमें कहीं शायर देखो, ये रहा ऑप्शन नंबर सी में शायर है, और यही इसका जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपसे पूछा गया है, सवाल नंबर 88। शेर कटहरे में कहाँ बंद है? शेर कटहरे में कहाँ बंद है? तो बहुत आसान इसका जवाब है। आपने अगर पढ़ लिया होगा ये पैराग्राफ तो आप बड़ी आसानी के साथ दे सकते हैं। कहाँ है? अजायब खाने में है। ठीक है, चलिए इसका भी हो गया है। अगला सवाल देखते हैं, क्या पूछा गया है? आलिम, इसको आलम मत पढ़िए आप, इसको आलम मत पढ़िए। कई क्या होते हैं कि आलम इसको पढ़ लेते हैं। आलम के माने अलग होते हैं, आलिम के अलग होते हैं। देखिए दोनों एक ही तरह से बनते हैं। इसको भी इसको आलम पढ़ेंगे, और पढ़ने को इसको भी आलिम इसको पढ़ सकते हैं। दोनों को आलिम भी पढ़ सकते हैं और दोनों को आलम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके आगे और पीछे वाले जो वर्ड लिखे हैं, सेंटेंस लिखे हैं, उससे जब हम जोड़ के पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि क्या पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पढ़ेंगे, आलिम शेर के एक एक अज़्व को किस हैसियत से देखता है? जी बताइए, ऊपर बता दिया गया है। किससे देखता है? इल्मी हैसियत से। चलिए आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल में आपसे पूछा गया है कि वाक़या निगारी किस मौजू के इक़साम में से एक किस्म है? बताइए जल्दी से। तारीख़ में से है, तनक़ीद में से है, तारीख़ में से है, शायरी में से है, या फिर साइंस में से है? जल्दी बताइए। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शायरी में से है। तो ये था दोस्तों आज का आपका पेपर। उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत कुछ इसमें सीखा होगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी ज़रूर इसको शेयर कीजिए।
आज आपकी दूसरी क्लास थी, कल हम 8 बजे फिर लाइव आएंगे और आपकी तीसरी क्लास होगी। अगर आपके कुछ डाउट्स इस क्लास में हैं तो आप ज़रूर कमेंट में बताइए, हम कल पहले उनका हल पेश करेंगे और उसके बाद आपकी क्लास होगी। चलिए, खुदा हाफिज़।